स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। साइंस का ही है, चैप्टर नंबर 8 मोशन, फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 9 का। इसके पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस किया था। फिजिक्स में हम इसको देखते हैं मोशन। मोशन क्या है इसको समझना है। हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग रोज़ देखते हैं किसी चीज़ को रेस्ट में या मोशन में, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हमें किसी चीज़ के रेस्ट या मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? तो मान लीजिए कि कोई सड़क पर आदमी जा रहा है, एक आदमी खड़ा है, तो हम कहते हैं कि खड़ा हुआ आदमी जो है रेस्ट में है, जा रहा जो है वो मोशन में है। लेकिन अगर दो आदमी एक ही स्पीड से साथ में जा रहा है तो दोनों को एक दूसरे को क्या मोशन में लगेगा कि नहीं, वो हमारे ही बराबर चल रहा है। इसको फील ऐसे कीजिए कि दो ट्रेन अगर एक ही स्पीड से जा रहा है पैरेलल एक दूसरे के आसपास से, तो दोनों का जो पैसेंजर होगा एक दूसरे को देखेगा तो लगेगा कि उसकी भी ट्रेन रुकी हुई है और मेरी भी ट्रेन रुकी हुई है। यानी कि अब हम कहाँ से देख रहे हैं इस बात पर, मोशन गति को कहाँ से देख रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। यानी कि मोशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों का पड़ताल करेंगे, मोशन के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब का डिस्कस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ क्वांटिटी से जो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। कुछ क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए हमें कोई न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, बस काम चल जाता है। जैसे कि वजन, किसी चीज़ का मास है तो केजी में कह देते हैं 5 केजी है, हो गया। कोई चीज़ की लंबाई है, 10 मीटर लंबा है, चलो है, ठीक है, समझ गए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है, ठीक है, जा रही है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि किधर जा रही है, सवाल तो बनता है, कोई पूछ सकता है किस ओर जा रही है, डायरेक्शन पूछेगा, पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, दिल्ली की ओर जा रही है, मुंबई की ओर जा रही है। तो ये बात को यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं, उसकी वेलोसिटी बताने से, उसका स्पीड बताने से काम नहीं चल रहा है, उसको डायरेक्शन बताना पड़ेगा किधर जा रही है। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, तो इस आधार पर हम दो क्वांटिटीज देखें, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, काम चल जाता है। एग्जांपल्स के लिए कौन कौन से स्केलर क्वांटिटीज है? बहुत सारे हैं, कुछ का दे देते हैं। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें, these physical quantities requires the magnitude as well as the direction to express them। इनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अक्सर वेक्टर को हम लोग किसी चीज़ को ऊपर में ऐसे एरो लगाते हैं। जैसे कि अगर ये वेलोसिटी है भी तो ऊपर में लगा दिया तो ये वेलोसिटी हो गया, और अगर हम सिर्फ भी लिखेंगे तो ये स्पीड हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी को स्पीड हो गया, वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हो गया, इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसका एग्जांपल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इटीसी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दो बातें यहाँ आई है जिसको हम आगे जिक्र करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब आते हैं कि रेस्ट एंड मोशन। अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे तो हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। यानी कि जो अपने आसपास के सराउंडिंग्स जो हैं, जो फिक्स्ड सराउंडिंग है, ठीक है, जो स्थिर है, जैसे कि कोई पोल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई पेड़ हो गया,
ठीक है। स्टेशनरी सब सराउंडिंग्स जो चीज़ें हैं जनरली उसकी बात की जाती है। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो बदलता है तो वो नहीं बदलता है और बदलता है। तो रेस्ट में कहता है जब वो अपना पोजीशन नहीं बदलता है अपने सराउंडिंग के सापेक्ष में। और ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी कि इमीडिएट सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में कोई अपनी पोजीशन चेंज है कि अभी यहाँ है, यहाँ मान लेते हैं कि एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है या कह लें कि गाड़ी है या कुछ भी है। अब थोड़ी देर बाद ये चल करके यहाँ आ जाता है, तो इसका पोजीशन इससे पहले इतनी दूरी पर था, अब इतनी दूरी पर है, यानी कि ये पोजीशन अपना चेंज कर रहा है समय के साथ साथ। इसके बनिस्बत ये एक रिफरेंस पॉइंट है और हम इससे देख रहे हैं कोई दूसरा वस्तु था यहाँ पर और वो बाद में भी अगर यही है तो ये रेस्ट में है। चलिए इसको उतार लीजिए आप। आगे हम लोग देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसा कि बताया था कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, तीनों एक ही चीज़ है। तो हम लोगों को इसमें वन डायमेंशन ही पढ़ना है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में सीधी जा रही है तो सीधी जा रही है, ऐसा ही पढ़ना है। और जब वन लाइन में कोई जाता है तो वो वेलोसिटी, चूँकि डायरेक्शन नहीं बदलता है तो हम इसको स्पीड भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिस्टेंस द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द final position of the body is the magnitude of the displacement and its direction is from the initial position to the final position. डायरेक्शन कहाँ होगा? इनिशियल से फाइनल पोजीशन। दूसरी बात की डिस्टेंस, जैसा कि पहले ही बताया, स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का एसआई यूनिट मीटर ही है। यहाँ तक समझ में आ गया? माफ कीजिए। और इसे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करने से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मुख्य बातें होती है बिल्कुल क्लियर हो जाती है और समझ में आती है, और इसकी बारीकियों को समझने में आसानी होती है। चलिए सबसे पहले एक बात को समझिए कि मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, एक आदमी यहाँ से बी जाता है, इसकी दूरी 10 मीटर है, फिर यहाँ से ये सी जाता है, बी से सी की दूरी जो है ये मान लेते हैं कि 20 मीटर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया? तो 10 मीटर प्लस 20 मीटर, यानी कि ए से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस तय किया? तो डिस्टेंस तय किया 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? तो भाई डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिट डायमेंशनल है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इसमें बराबर होंगे, वो भी 30 मीटर। अब जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ से लौट करके ये वापस आ गया बी पर, ये वापस आ गया आदमी लौट करके बी पर, फाइनल पोजीशन फिर से बी हो गया। अब डिस्टेंस
टोटल कितना हो गया? तो पहले ए से बी गया 10 मीटर, बी से सी गया 20 मीटर, 10 और 20 30, और फिर यहाँ सी से बी आया 20 मीटर, तो 30 से 20 50। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। अब जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे थे कि पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ से बी का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें डिस्प्लेसमेंट में देखना है कि पहले वस्तु कहाँ थी, बाद में कहाँ है। और अगर ये फिर से सी से ए पर वापस आ जाता है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 20 10 30, फिर वापस आया तो 60। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 60 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। लौट के बुद्धू घर को आए। आप रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर दूर है, साइकिल से जाते हैं, और फिर वापस आते हैं तो 2 + 2 4 किलोमीटर आप यात्रा करते हैं रोज। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट घर से स्कूल, स्कूल से फिर घर आने पर 0 हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क। एक दो क्वेश्चंस जरा कर लेते हैं इसके बीच का, तो जरा समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक खेत है, फील्ड है, फार्म। किसान ये पॉइंट ए, ये फील्ड जो है ये स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, तो यहां से यहां की दूरी 10 मीटर है, फिर इसकी दूरी 10 मीटर है, इसकी दूरी भी 10 मीटर है, और इसकी दूरी भी 10 मीटर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अब किसान यहां से चलता है, ए से बी पर आता है, कहाँ जाता है? ए टू बी, फिर कहाँ जाता है? बी टू सी जाता है। यानी कि फाइनल यहां से जाकर करके फिर यहां जाकर करके और यहां रुक जाता है। शुरुआत ऐसे किया, ऐसे गया, यहां आकर के रुक गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, डिस्टेंस अगर कहे कि बोलिए तो 10 और 10 20, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक ये सीधा सा लाइन खींचेंगे। ये लाइन क्या होगा? डायगोनल होगा। ADC इज द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर ये होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ करके इसका स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। याद कीजिए, है ना? द स्क्वायर ऑफ a right angle triangle, in a right angle triangle the squares of the two smaller angles, है ना, sum of the square of two smaller angles is equal to the square of the larger angles। ठीक है, यानी कि हमें अगर AC प्राप्त करना है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, है ना, कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 10 उधर है, 10 उधर है, तो 10 गुने ये हो गया 100,
और ये भी हो गया 100। तो AC स्क्वायर बराबर 100, तो AC बराबर, तो ये तो 100 हो जाएगा 200, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √200। अब √200 को हम लोग निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 × 2, तो 100 तो बाहर आ जाएगा रूट से, 10 बन जाएगा, √2 रह जाएगा यहाँ, तो 10√2 मीटर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन NCERT में भी है आपके, और बड़ा पहला ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरा आप लोग बताइए कैसे बनेगा, तभी मजा आता है। कोई चीज़ सीखते हैं और फिर उसको खुद से करते हैं तो उसका कुछ आनंद और ही होता है। क्वेश्चन है कि एन एथलीट complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहाँ बना देते हैं आपको समझने के लिए, लिखते नहीं है, बुक में तो लिखा हुआ है। एक ट्रैक है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है, और इसका डायामीटर क्या कहता है, डायामीटर जो होता है ये डायामीटर होता है, ठीक है। तो डायामीटर इसका दिए हुए है 200 मीटर, ठीक है। अब इसको टोटल मान लेते हैं कि यहां से चल करके और ऐसे होते हुए फिर यहां वापस आ जाना, एक चक्कर काटने में, है ना, कितना टाइम लगता है, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 40 सेकेंड। दिया हुआ है कि 40 सेकेंड में एक चक्कर काटता है, और वो कितने चक्कर कितना देर तक चलता है दिए हुए है ना। तो टाइम ऑफ ट्रेवल कितना दिया है, तो 2 मिनट, 2 मिनट और 20 सेकेंड, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, ठीक है। 20 है, ये एस है, सेकेंड। चलिए बनाइए, इसको पॉज करके बनाइए, खुद से पता चलेगा, ठीक है। जब तक खुद से बनाएंगे नहीं, सीखने में मजा नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, अंदाजा आपने कोशिश की होगी, बना भी लिया होगा बहुतों ने, जो नहीं बना पाए होंगे वो जो समझ लें। 2 मिनट 20 सेकेंड टोटल कितने हो गए, 2 मिनट में होता है 120 और प्लस 20, तो टोटल टाइम कितना है, टाइम ऑफ ट्रेवल कितना है, तो 140 सेकेंड। सब कुछ सेकेंड में बदल दिया, 60 सेकेंड 1 मिनट में है, 2 मिनट का 120 सेकेंड प्लस 20 140 सेकेंड, ठीक है। अब एक बार तय किया, यानी कि 40 सेकेंड में एक हो गया, दूसरे 40 सेकेंड में एक और हो गया, तीसरे 40 सेकेंड में एक और हो गया, 120 तो ये हो गया सेकेंड, 120 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन हो गया, तो बाकी जो बच गया 20 सेकेंड, उसमें कितना करेगा, आधा ही करेगा, यानी कि फाइनली 3 रिवॉल्यूशन के बाद यहां आकर करके वो रुकेगा। तो टोटल रिवॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 3.5 रिवॉल्यूशन, यानी कि 7/2, ठीक है, और 7/2
रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लिया? 40 सेकेंड टाइम लिया। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि टोटल 140 सेकेंड में उसने 3.5 रिवॉल्यूशन किया। तो अब हम जानते हैं कि एक बार चक्कर काटने में इसके सरकमफेरेंस के बराबर वो तय करेगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो बराबर 2। ठीक है, और रेडियस इसका 200 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? r बराबर इसका आधा हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो हमने कहा कि 2π इंटू 100 बराबर 200 पाई। पाई का वैल्यू हम दे सकते हैं 22/7 भी दे सकते हैं, 3.14 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पाई को जगह रख दें 22/7, तो 22 दूनी 44, 100/7। अब इसको निकाल लेंगे। एक रिवॉल्यूशन में इतनी दूरी, इतनी मीटर की दूरी तय करेगा 1 रिवॉल्यूशन में। तो कितना टोटल है? 3.5 रिवॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 4400/7 गुने 7/2। 3.5 में 7/2, तो ये 7 से 7 मर गया, फिर से आ गया 2200 मीटर। यानी कि एक बार में देख लीजिए 2200 में 44, 22, 2 0 है। ठीक है ना, 2200 मीटर। टोटल 2200 मीटर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो पूरे के पूरे डिस्टेंस कितना हुआ? 2200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो इसकी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ? ये डायमीटर के बराबर हुआ 200 मीटर। इसको तो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। क्यों? क्योंकि 3.5 में 3 चक्कर में यहाँ आएगा, तो फिर 3.5 में यहाँ करके रुकेगा। अब यहाँ से यहाँ की दूरी तो वही है जो इसकी डायमीटर है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए अपने बुक्स में दिए हुए क्वेश्चंस को बनाने का। चलिए आगे हम लोग थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, जो खास बातें हैं। आइए कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, तो 3 समझ लेते हैं उसको भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या तो डिस्टेंस, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और अगर मोशन में डायरेक्शंस बदल रहा है तो डिस्टेंस से वो कम ही होगा, ज़्यादा किसी हालत में नहीं होगा। ये सारी बातें याद रखिएगा, तो सारे क्वेश्चंस को आप यूँ चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन से फिर वापस आएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तीसरा, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर आने में अगर लगता है तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर तय करते हैं, लेकिन घर आते ही वापस आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो डिस्टेंस जीरो नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। अच्छा, ऑडोमीटर है, ये एक डिवाइस है जो गाड़ियों में लगा रहता है। गाड़ी अगर कुल कितना दूरी तय किया
शुरू से लेकर अब तक वो बताता रहता है, वो रिकॉर्ड करता है। तो ये डिवाइस टू शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इस सबको आप नोट कर लीजिए। अगला पार्ट्स में हम लोग इसके फर्दर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह के बारे में और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है बढ़िया से समझने की बात है, इसमें कुछ भी छूट जाएगा दिक्कत होगी। अगर साइंस आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें 11th में आपको काम आएगी। इसलिए आज इसको बढ़िया से, बहुत आसान चैप्टर है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। तो विदा दीजिए, पढ़ते रहिए। ओके।